हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की। अब तक प्रैक्टिकल के बेसिक फंडामेंटल जो है कैटलॉगिंग के आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। और पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हम लोग लगातार जो है कैटलॉगिंग की बात ही कर रहे हैं। कैटलॉगिंग फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं और प्लस बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स की बात जो है पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हम लोग कर चुके हैं। कैनन्स की बात भी हमने की और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कैनन्स जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्यादा नहीं थे, लेकिन 9 कैनन थे जिसमें से 2 के नाम चेंज हो गए थे। तो अगर ऐसे गिनेंगे तो कुल मिला के 11 तो नाम आएंगे और आपके 9 कैनन्स आएंगे। तो पिछली क्लास तक जो है आपने कैनन्स की तैयारी कर ली है। कैनन का टॉपिक जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में जो है हम बहुत जल्दी कैनन पर आधारित जो है आपका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की, यानी कैटलॉगिंग जो है आप किस प्रकार से कार्ड बना सकते हैं, आपको बनाने चाहिए, या हम लोग लाइब्रेरी में जब कार्ड बनाते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, तो उसमें कौन कौन से नियम हमें ध्यान रखने होते हैं। कैटलॉगिंग के प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बेसिक लेवल से हम इसकी बात करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप कैटलॉगिंग सीख कर जो है अगर आप फ्यूचर में अगर आपको आवश्यकता है तो आप स्वयं जो है कैटलॉगिंग आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट बिलीव या एमलिप करते हैं तो उनके एग्जाम में जो है, जो उनका एकेडमिक ईयर होता है उसके अंदर एग्जाम जो कोर्स करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। और उसमें आपने देखा होगा दो ही तरह की चीजें होती है, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग होता है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग भी आपको करना आना चाहिए जिस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन किया है। और 3 महत्वपूर्ण पद्धतियां अब तक आप पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपका डीडीसी है, आपका सीसी है आपका, और एक आपका यूडीसी है। तो उम्मीद करता हूं क्लास नंबर बनाना आपने सीख लिया है। अब यहां से जो हम सफर स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर अब आप लोग जो है कैटलॉग कार्ड्स बनाना सीखेंगे। कैटलॉग कार्ड्स में छोटी छोटी कुछ बातें आएगी जिस पे हम लोग बात करेंगे और उन्हीं चीजों पर आधारित होते हुए हम लोग कैटलॉग कार्ड्स बनाने की तैयारी करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं इसके अंदर कि यहाँ कॉमा कब लगेगा, यहाँ पर सेमीकोलन कब आएगा, हम कौन सी चीज कौन से इंडेंट से स्टार्ट करेंगे, कितने इंडेंट होते हैं कार्ड में, आगे क्या लिखेंगे, पीछे क्या लिखेंगे, कितनी तरह की एंट्रीज बनाएंगे, मेन एंट्री कितनी होगी, एडेड एंट्री। फिर उसमें भी अलग अलग स्कीम से आपकी एक AACR दैट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स है और दूसरी आपकी CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। तो दोनों ही पद्धतियां विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें दोनों में से जो एक ज्यादा प्रचलित पद्धति है दैट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग है। तो पहले हम लोग एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग के बारे में बात करेंगे और फिर जो है हम लोग CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में बात करेंगे। क्या है कैटलॉगिंग, क्यों इसकी आवश्यकता है, कैसे हम इसे बनाते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें जो है हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं देख पा रहा हूँ आप में से जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। चंदन कुमार मिश्रा ने कहा है प्रणाम सर जी, वेरी गुड, प्रणाम। चौधरी, देखिए नाम बहुत सारे स्क्रॉल कर रहे हैं मैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा सभी का नाम देने के लिए, है ना। तो मनीषा, सीमा, निशा, सोनम, ललिता, चौधरी, DSM, तुलसीराम, पूजा, रूपम, तेज प्रकाश, विठल राठौड़, ममता, बबीता, पल्लवी, कन्हैयालाल, रमन, राशि, विजेता, देन सॉल्ची, करण है, आजाद खान है, एस भंडारी है, संजू, गुलाब, शंकर सैनी है, रचना, गीत, विकास, नसीबा, निर्मल, हरिओम, देन उसके बाद रमिता, अश्मिता, सीमा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग पहली बार क्लास के अंदर जुड़े हैं, क्योंकि रोजाना नए बच्चे जो है क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं, बैच रोल ऑन बैच है, ये बैच लगातार आपका चलता रहेगा। जिन्होंने जो है पहले से कोर्स ज्वाइन कर रखा है, स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान की बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे इस बैच में ज्यादा है। बाकी हमारे अदर स्टेट के बिहार से भी बहुत सारे बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं। यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, KBS, यानी कि लगभग सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस बैच के अंदर है। रीजन बिहाइंड दैट की ये कैटलॉगिंग जो है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान का बैच पढ़ा रहा हूँ या मैं बिहार का बैच पढ़ा रहा हूँ, ऐसे हम लोग पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी की बात नहीं करें, इन जनरल फॉर्मेट में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करना भी है, हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली वही है, लेकिन उससे पहले ये है कि मैं आपके अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कैटलॉगिंग जो है या क्लासिफिकेशन जैसे आपने पहले पढ़ा था, अभी आप कैटलॉगिंग पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है कैटलॉगिंग आपको आना चाहिए। अगर जब आपको आती है, आप किसी और को सिखा भी सकते हैं, स्वयं भी आप काम कर सकते हैं, और एग्जाम में डेफिनेटली जब अगर आपको आता है और उससे संबंधित एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने प्रश्न का उत्तर जो है आप सही तरीके से आप लिख पाएंगे। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। तो इसी चीज को या इसी ट्रेंड को आगे चलाते हैं और आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या चीजें हैं, क्यों आवश्यकता है कैटलॉगिंग की, और कैटलॉगिंग से बेसिकली बेनिफिट क्या है, तो ये मैंने आपसे पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। दोनों चीजें, एक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और एक है आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, दोनों ही चीजें। और
दोनों ही महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। अगर दोनों में से पूछा जाए कि पहले कौन सी जरूरत है, तो पहले आपको क्लासिफिकेशन जरूरत है, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के आपको कैटलॉगिंग करने का कोई अर्थ नहीं है। क्लासिफिकेशन, आपके पास बहुत सारी सामग्रियां हैं, लाइब्रेरी का मतलब ही कलेक्शन है। तो लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की हमारे पास सामग्रियां हैं, और उन सामग्रियों को एक निश्चित क्रम में अगर आपको व्यवस्थित करना है तो उनके ऊपर एक पर्टिकुलरली आपको नंबर लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमें एक रोल नंबर मिलता है, तो हम अपनी सीट जो है अपने आप चूज करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही किताबों के ऊपर भी, अगर किताबों के ऊपर हम लोग अगर क्लास नंबर लिखेंगे तो उन किताबों को पुस्तकालय में व्यवस्थित करना हमारे लिए ईजी होता है, और हम वो काम करते हैं। तो आपने किताबों को व्यवस्थित कर दिया, ये हो गया क्लासिफिकेशन। नाउ लाइब्रेरी अपने लिए या अपने सामग्रियों को व्यवस्थित करने के लिए क्लासिफिकेशन करती है, लेकिन जब यूजर लाइब्रेरी में एंटर करता है तो यूजर के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। उसको किताब चाहिए होती है, किताब का या तो उसे नाम पता होता है या उसे ऑथर पता होता है, नहीं तो भी लास्टली एटलीस्ट कम से कम उसे सब्जेक्ट तो पता होता ही है। मुझे पता है कि हाँ, मुझे कोई ज्योग्राफी की किताब चाहिए या मुझे हिस्ट्री की किताब चाहिए। ऑथर का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे एस.के. माथुर, एस.डी. शर्मा, पी.के. जैन, है ना, ऐसी कोई किताब चाहिए, ऑथर का नाम पता है, इट्स ओके। किताब का टाइटल पता है मुझे, भारतीय इतिहास, राजस्थान का भूगोल, है ना, तब और भी अच्छी बात है, कॉलम क्लासिफिकेशन। तो कुल मिला के अप्रोच जो है आपकी, या यूजर की जो अप्रोच होती है, वो या तो टाइटल से होती है, या ऑथर से होगी, या फिर किससे होगी, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट से होगी। तो इन्हीं चीजों को, यानी कि जिन जिन चीजों के आधार पर किताबों को ढूंढा जा सकता है, वे समस्त जानकारियां हम एक कार्ड में लिखकर हम लोग क्या कैटलॉग तैयार करते हैं, और फिर उस कैटलॉग को भी हम लोग जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे ऑथर की कैटलॉग बना दी हमने, तो ऑथर के सारे ए से लेकर जेड तक के ऑथर के नाम। टाइटल की कैटलॉग बना दी हमने, तो टाइटल वाले कार्ड जितने भी है वो ए से लेकर जेड तक कर दिए हमने। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की कार्ड भी हमने, सब्जेक्ट हेडेड एंट्री के, या सब्जेक्ट की जो हेड बनाते हैं सब्जेक्ट, तो उन हेडिंग्स के आधार पर हम लोग उनकी भी एंट्रीज को जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये है कि एक किताब से संबंधित कोई जरूरी नहीं कि आप एक कार्ड बनाएंगे, आप एक किताब से संबंधित कई सारे कार्ड बनेंगे। टाइटल एडेड एंट्री का अलग से बनेगा, आपका ऑथर एडेड एंट्री का अलग से बनेगा, सब्जेक्ट। तो कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या नियम इनके अंदर है, कहाँ कितने चीजों की आवश्यकता है। कभी कोई ऐसा होता है कि किसी किताब के अंदर कोई विशेष बात है छोटी सी, उस बात से ही उस किताब को भविष्य में ढूंढा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे महात्मा गांधी का एक बायोग्राफी लिखी हुई, तो महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी के अंदर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर बायोग्राफी के अंदर जो महात्मा गांधी की जो है कम से कम 16 से 17 हैंड रिटन लेटर्स हैं, वो उस बायोग्राफी के अंदर वो अटैचमेंट के फॉर्म में है, और साथ में किताब जो है वो मार्केट में अवेलेबल है पढ़ने के लिए, बायोग्राफी महात्मा गांधी की। अब किसी यूजर के दिमाग में ये कि हाँ, मुझे पर्टिकुलरली महात्मा गांधी की वो बायोग्राफी पढ़नी है जिसके अंदर जो है 16-17 लेटर्स जो है वो उसके अंदर अटैच्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से हम लोग एक एनालिटिकल एंट्री भी बनाते हैं। तो लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी ये चाहती है कि उसके रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज हो, और सही समय पर सही सामग्री जो है यूजर को उपलब्ध कराई जाए। तो रंगनाथन के जो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं वो भी यही कहते हैं। रंगनाथन का पहला लाइब्रेरी साइंस का जो पहला लॉ है वो फंडामेंटल लॉ यही कहता है आपसे कि बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि सामग्री है उनको आपको यूज करना है, तो उनकी यूज को आपको बढ़ाना है। सेकंड लॉ कहता है कि प्रत्येक पाठक को जो उसकी पुस्तक मिले, यानी कि जो यूजर आया है आपके पास उसे जो सामग्री चाहिए उसे मिलनी चाहिए। तीसरा लॉ ये कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि हर किताब का एक यूजर जरूरी है, और यूजर आपके पास है और होता है। बस शर्त इतनी है कि आपको यूजर को इन्फॉर्म करना होता है कि जो उसे किताब चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली हम किताबों की हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, या इस कैटलॉग कार्ड के माध्यम से हम यूजर तक इसको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये सामग्रियां भी है। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, आपको पाठक का समय बचाना होता है। तो पाठक का समय आप कब बचा पाएंगे, जब आप कैटलॉग कार्ड के माध्यम से, क्योंकि आप पाठक को एक बार सिखा देंगे कि ऐसे करना, नहीं तो पाठक आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो लाइब्रेरी में आके केवल फ्रंट डेस्क पे आके आपसे पूछेगा मुझे ये किताब चाहिए, मुझे ये किताब चाहिए, तो आप उसको एक बार कैटलॉग कार्ड जितने भी हैं आपके, जो कैटलॉग कैबिनेट्स हैं वहां जो कार्ड रखे हैं उनको कैसे यूज करना है, अगर आप ये सिखा देंगे तो उसका समय बच जाएगा। वो अगली बार आएगा आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो कैटलॉग कार्ड्स को ढूंढना शुरू करेगा, और वो ढूंढ के निश्चित समय पर जो है अपनी किताब तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आप अकेले व्यक्ति एक साथ एक लाइब्रेरी में आप मैक्सिमम यूजर्स को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम लोग क्या है, सिस्टम बनाते हैं। तो अच्छा प्रबंधन का भी एग्जाम्पल है कि जिस लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गुड मैनेजमेंट। एक अच्छे प्रबंध का उदाहरण है कि जहां पर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के माध्यम से सारी सामग्री अब निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और उन्हें न्यूनतम समय में ढूंढा जा सकता है। फाइनली पांचवा सूत्र भी मैं आपको बता दूं, दैट इज नोन एज द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एक बढ़ते हुए जीव के समान है। आज जितना भी कलेक्शन आपकी लाइब्रेरी में है, अगर आज आपकी लाइब्रेरी में 10,000 का कलेक्शन है और अगर आपने उसको व्यवस्थित नहीं किया तो समय के साथ वो 15, 20, 25, 30,000 हो जाएगा। जब कलेक्शन धीरे धीरे और बढ़ जाएगा तो आपको उसको व्यवस्थित करने में और आप ज्यादा समय लगेगा और आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो इन्हीं चीजों पर आधारित है। मैंने सिर्फ 5 लॉस का खाली एग्जाम्पल लिया, लेकिन हाँ,
टॉपिक जो है दैट इज नोन एज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की। मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको कार्ड्स बनाने हैं और कैसे हमको काम करना है। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग क्लास में साथ में हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्यारे ने लिखा है सर अब तो आदत सी हो गई है वीडियो देखने की, मन ही नहीं लगता पूरे दिन। थैंक यू फॉर दिस। ओके, और ये आदत अच्छी है और आदत आपको बनानी है। जितने भी लोग हैं उन्हें आदत बनानी है डेफिनेटली, क्योंकि मैं कहता हूं कि आदत इसलिए भी जरूरी है, यू आर द स्टूडेंट, और अगर रोजाना अगर एक वीडियो अगर आप देखते हैं कम से कम, है ना, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर देखिए पिछले 2 साल से कह रहे हो ना, हर चीज अव्यवस्थित थी, है ना, कोरोना को लेके, लॉकडाउन को लेके, चीजों को लेके ना, लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति संबंधित, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बेंस रहा है। तो हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि अब इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो और काफी अच्छे अवसर जो है आपको नियर फ्यूचर मिलने वाले हैं। लगभग सभी जगह पर आपको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आने वाली है और ये बहुत ही अच्छे शुभ संकेत है। कोई ये नहीं पूछेगा सर किस डेट को आएगी, डेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, ये अच्छा शुभ संकेत है कि बहुत जल्दी नियर फ्यूचर आपको वैकेंसी मिले। अभी से आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी बना के आपको अपना टाइम टेबल बना के जो है लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है और मैं यही चाहता हूं कि आप जो क्लास एक बार देखें आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको जो है वो सारी चीजें एक बार देखने से ही आपको याद हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो दिस इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की हम लोग बात करें। देखिए, कैटलॉगिंग से संबंधित कुछ बेसिक में बातें करूंगा आपसे और फिर मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पर एक एक जो मैंने लाइन लिखी है, एक एक जो शब्द है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस शब्द के अर्थ को आपको समझना है, उसके बाद काम करना है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री का संग्रह होता है। जितना भी आप पुस्तकालय है विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री को जो है वो क्या है आपका संग्रह होता है। उचित पुस्तक उचित समय पर पाठक को उपलब्ध कराना पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा उद्देश्य पुस्तकालय क्या है कि उचित समय पर उचित सामग्री को उपलब्ध कराना है। और यह तभी संभव है जब पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो। ओके, तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीजें, प्रत्येक पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, यानी कि लाइब्रेरी का मतलब ही कलेक्शन है। ठीक है, और उचित पुस्तक उचित समय पर, यानी कि सही समय पर किसको उपलब्ध कराए, आपको पाठक को उपलब्ध कराना। ये उद्देश्य किसका होता है, हमारा पुस्तकालय का होता है। ये तभी संभव है जब पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्रियां सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो। इसका मतलब इट इज सिंपली दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है ना। तो किसका इसका मतलब क्या है, तो दिस इज क्लासिफिकेशन, यानी अगर आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है यानी कि सुव्यवस्थित और क्या कर दिया आपने क्रमबद्ध कर दिया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसी भी पुस्तक को मांगने पर लिखा ना, किसी पुस्तक को मांगे जाने पर न्यूनतम समय में, यानी कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर, इंपॉर्टेंट है सेव द टाइम ऑफ द यूजर, कि न्यूनतम समय पर खोज कर उपलब्ध कराना एक अच्छी व्यवस्था और प्रबंध का उदाहरण है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग मूल रूप से लाइब्रेरी के कौन से बेसिक लॉ से यानी कि फंडामेंटल लॉ से संबंधित है। सो दिस इज 5 लॉ से अगर हम बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड विद द 4th लॉ, दैट इज सेव द टाइम ऑफ द यूजर। हमें पाठक का समय बचाना चाहिए। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, सो वेरी गुड चंदन, मनीषा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात कही आपसे, इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट है आपका, देखिए, पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्रियों की एक ऐसी सूची तैयार करना होता है जिसमें पुस्तक से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो और जिसके आधार पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। दैट इज नोन एज द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यानी कि हम क्या कहते हैं पुस्तकालय सूचीकरण। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का मतलब क्या है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का मतलब है पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्रियां, जितनी भी सामग्री है, उन सामग्रियों की हमें एक ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसमें पुस्तक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो और जिसके आधार पर, यानी कि कैटलॉग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं पुनः प्राप्त करते हैं, यानी खोजना है आपको। तो अगर व्यवस्थित करना है तो क्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट, आप क्लासिफिकेशन उसको आप करेंगे तो आप सफिशिएंट आप चीजों को व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन पुनः प्राप्त करना है तो पुनः प्राप्त करने के लिए कैटलॉग इट्स इंपॉर्टेंट। बिना कैटलॉग के आपको क्या क्या पता कौन सी किताब कहां रखेगी, या वो किताब है भी या नहीं भी। अगर है कैटलॉग कार्ड से आप उसकी किताब की सारी डिटेल आप पढ़ लेते हैं और उसी कार्ड के ऊपर एक कॉल नंबर लिखा होता है। ओके, तो उसको कॉल नंबर हम लाइब्रेरियन को लिख के देते हैं कि हमें इस कॉल नंबर की किताब चाहिए। लाइब्रेरियन अपने या टेक्निकल जो भी पर्सन होता है और टेक्निशियन होता है वो जाकर आपकी किताब को ढूंढ कर लेकर आपको जाकर लाके देता है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। आपको नॉर्मली होता है कि यूजर की जो एक्सेस है वो कैटलॉग कैबिनेट तक होती है।
और कैटलॉग कैबिनेट में जितने भी कार्ड्स होते हैं ना, उन कार्ड्स का आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कार्ड्स के नीचे एक पंच होल होता है, उससे सारे कैबिनेट के अंदर कार्ड्स फिक्स रहते हैं, उनका ऑर्डर फिक्स रहता है, कार्ड्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। यूजर को नॉर्मली स्टैक एरिया में जाने की परमिशन नहीं होती। स्टैक एरिया मतलब जहां पर आपका सारे की सारी किताबें रखी हुई है, वहां जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो होगा क्या कि वहां जाएंगे, आप किताबों को वहां से लेंगे, देखेंगे और वापस रख देंगे, तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो शेल्फ रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है, यानी कि शेल्फ जितने भी है उसके अंदर क्या होता है, पुनः स्थानांतरित करने की आवश्यकता उसको होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किताब अपनी जगह खुदेगी, और जब आपकी जगह खुदेगी तो आपको किताब वहां पर नहीं मिलेगी। तो हम पूरी लाइब्रेरी को क्लासिफिकेशन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, लेकिन यूजर को हम परमिशन देते हैं कि आप कैटलॉग के जरिए जो है किताब ढूंढ लें, उसका कॉल नंबर बता दें, उसका क्लास नंबर बता दें, और उस क्लास नंबर से या कॉल नंबर से जो है किताब को ढूंढ कर जो है आप तक उपलब्ध कराया जा सकता है। सो दिस इज अ सिंपल ट्रेंड, और यही होता है नॉर्मली पब्लिक लाइब्रेरीज जहां पर है वहां पर ये सिस्टम होता है, जहां पर स्पेशल लाइब्रेरीज वहां होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में आपको जो है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का सिस्टम देखने को मिल सकता है, और बड़ी बड़ी जितनी लाइब्रेरी है और विशाल लाइब्रेरी वहां तो खैर डेफिनेटली सिस्टम है ही, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसा हम लोग कर सकते हैं जी। सर कॉल नंबर का फुल मीनिंग बताइए। कॉल नंबर, देखिए कॉल नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और मैं क्या बताऊँ आपको, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉल नंबर बता सकते हैं। कॉल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लास नंबर एंड द बुक नंबर एंड द कलेक्शन नंबर। 3 तरह के नंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक क्लास नंबर होता है, एक आपका बुक नंबर होता है, और एक आपका कलेक्शन नंबर होता है। इन तीनों को सम्मिलित करते हैं तो कॉल नंबर कहलाता है। किताब की यूनिक पहचान है। क्लास नंबर से भी यूनिक पहचान नहीं बनती, क्योंकि क्लास नंबर, अगर किताब का टाइटल सेम है तो सभी का क्लास नंबर सेम होगा, है ना, लेकिन कॉल नंबर विल बी डिफरेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में से यूनिक क्या है, तो कॉल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, क्लास नंबर यूनिक नहीं होता है। बुक नंबर भी अपने आप में यूनिक ही होता है ना, और देन कलेक्शन नंबर भी यूनिक होता है। तो कलेक्शन नंबर भी आप किसी और का भी कलेक्शन नंबर सेम हो सकता है, लेकिन इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दैट इज नोन एज कॉल नंबर। कॉल नंबर अपने आप में जो है यूनिक होगा, ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, सर जी ऑफलाइन क्लास ओनली लाइब्रेरी साइंस की होगी या लाइब्रेरी साइंस में जीके भी होगा? गिव मी आंसर। देखिए लाइब्रेरी साइंस की होगी हम लोग, है ना, और ऑफलाइन क्लास जब भी होगी इट विल बी ऑन द सब्जेक्ट की जो है आपको क्लास वहां पर मिलेगी, है ना। हम लोग बहुत जल्दी वी आर प्लानिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। ओके, तो ऑफलाइन क्लासेस जो है आपको बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, और कुछ अरेंजमेंट्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, उससे पहले हम लोग करेंगे। तो रिसेंटली उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो तो बताइए कि एक्चुअल में जब भी ऑफलाइन बैच चलेगा, तो मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली द ऑफलाइन बैच विल बी इन द जयपुर, है ना, और जयपुर के अंदर ऑफलाइन बैच होगा, तो वहां पर एक लिमिटेड सीट्स के साथ हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, है ना। दैट विल बी अप्रोक्सीमेट एक ही बैच होगा, स्पेशल बैच होगा, और दैट विल बी ऑफ 100 अबाउट सीट्स का बैच होगा ना। उसमें से कुछ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हैं और बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें यही बैच रहेगा, लिमिटेड बैच ही चलाएंगे। ओके, और इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज जो है टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी आपको उसका इंफॉर्मेशन आपको जो है बैच के बारे में आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की मैंने आपको बताया, कैटलॉगिंग किसे कहते हैं। नाउ सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है समस्त सामग्रियों की एक ऐसी तालिका तैयार करना है जिसमें लेखक, शिक्षक एवं विषय से संबंधित किसी एक के आधार पर सामग्रियों को खोजा सकता। देखिए मुख्य उद्देश्य सूचीकरण आप क्यों बनाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाई वी डिजाइन कैटलॉग, और कैटलॉग का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे क्लासिफिकेशन का मूल उद्देश्य तो आपने देख लिया कि उसका अरेंजमेंट करना है आपको, तो हमने अरेंज कर दिया सामग्रियों को, तो ये आपका हो गया उद्देश्य, किसका हो गया, क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम लोग कैटलॉगिंग की बात करते हैं तो कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनको पुनः प्राप्त करना। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कि चीजों को अगर आपको पुनः प्राप्त करना हो तो मुख्य उद्देश्य समग्र सामग्री ऐसी तालिका तैयार करना है जिसमें क्या होता है कि लेखक, शिक्षक एवं विषय में से किसी के एक आधार पर पुस्तक को प्राप्त, निश्चित पुस्तक को प्राप्त किया, यानी कि आप पर्टिकुलर चीज को ढूंढना है, उसे आपको रिट्राइव करना है, उसे आपको प्राप्त करना है, तो हम लोग इस कार्य के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, कैटलॉगिंग क्या है और क्यों करते हैं, मैंने आपको 2-3 चीजों का आंसर दीजिए। नाउ अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट कि सूचीकरण क्या है, तो सूचीकरण एक कला है जिसमें विभिन्न सूचना एवं तकनीकों का प्रयोग करते हुए हम एक ऐसी सूची का निर्माण करते हैं। ओके, दैट इज पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिस्ट जिसे यूजर, पाठक जो है न्यूनतम समय में सटीक सूचना तक पहुंच सकता है, और यह सूची पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्रियों का डेटाबेस है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कैटलॉग, सो दैट इज, कैटलॉग क्या है, समस्त सामग्रियों का एक आपके पास क्या है, डेटाबेस है, जिसके माध्यम से आप सारी चीजें आप ढूंढ सकते हैं। डेटाबेस का मतलब ही होता है
कि जितना भी डेटा है सब कलेक्टेड है इन्फॉर्मेशन, और यही डेटाबेस होती है, ये मेटा डेटा भी आपका कहलाता है, क्योंकि यू आर हैविंग डेटा ऑफ द डेटा, यानी कि आपके पास डेटा का भी डेटा है, कि जो किताबों में डेटा है उसका भी आपके पास डेटा है, कि किताब का पब्लिशर कौन है, किताब की साइज क्या है, किताब की प्राइस क्या है, किताब का ऑथर कौन है, किताब कहाँ से पब्लिश हुई, कौन से सन में, तो ये सब कुछ जो है किताब से संबंधित डेटा। तो दिस इज अगेन मेटा डेटा, और किताब के ऐसे ही डेटा की डेटाबेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग हम लोग कंप्यूटर में भी तैयार करते हैं और कैटलॉग कार्ड के माध्यम से भी करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है। फाइनली ये सब चीजें तैयार करना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैटलॉगिंग, यानी कि मैंने आपसे कहा कि विशाल और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है, लिखा है ना, बहुत सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा है मैंने, कि विशाल एवं सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठक को सुविधा प्रदान करने के लिए कैटलॉग कार्ड तैयार करता है। क्या करेंगे, कैटलॉग कार्ड तैयार करते हैं और उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज कैटलॉगिंग। कैटलॉग मतलब तो दैट इज नोन एज सूची तैयार करना, है ना, और कैटलॉगिंग इट्स अ प्रोसेस, है ना। कैटलॉग तो मतलब आपने सूची, कैटलॉगिंग सूची तैयार करना। तो अलग अलग नियमों के आधार पर, है ना, क्योंकि देखिए इसमें स्टैंडर्ड रूल्स काम आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हैं, है ना, या हम सीए कटर के रूल्स हमने पढ़े थे। तो ऐसे बहुत सारे रंगनाथन के भी रूल्स हैं। रूल्स की क्यों जरूरत है, तो रूल्स की जरूरत इसलिए है कि जब किसी किताब की, अगर मैं आपसे कह दूंगा आप कैटलॉग कार्ड बनाइए, तो आपको जो लगता है आपने पहले लिख दिया देन उसके बाद उसे, तो आपकी लाइब्रेरी में आपके कैटलॉग कार्ड्स आपके अनुसार होंगे। आपको लगता है कि नहीं ऑथर का नाम पहले लिखना चाहिए, तो आपने लिख दिया। मेरी लाइब्रेरी, मुझे लगता नहीं किताब टाइटल में से होनी चाहिए, तो मैंने टाइटल पहले लिख दिया, है ना, किसी और ने कुछ और लिख दिया, ऐसे करके। तो हर लाइब्रेरी में क्या होगा, कैटलॉग कार्ड अलग अलग बनेंगे। और ऐसा हो रहा था, एक जमाना ऐसा था कि जहां पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से कैटलॉग कार्ड बना रहे थे। तो जब अपने हिसाब से कैटलॉग कार्ड बनाते तो उन सारे कार्ड्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक जैसा नहीं था। और अगर एक जैसा नहीं था तो क्या होता था कि कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा होती थी। और यही कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने के लिए जो है कई सारे नियम बनाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए, और आईएसबीडी जैसी चीजें भी तैयार की गई समय के साथ। तो वो आईएसबीडी तैयार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिब्लियोग्राफिक जो चीजें हैं आपके पास, जितनी भी ग्रंथात्मक जानकारियां हैं, उन जानकारियों को आप एक मानक के आधार पर आप तैयार करें। तो फाइनली बहुत सारी जद्दोजहद हुई, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई, मीटिंग्स हुई, सेमिनार्स हुए, और फाइनली आपके पास कई सारे रिजल्ट्स निकल गए, जिसको हम आईएसबीडी कहते हैं। और उसी आईएसबीडी के आधार पर आज जो पद्धति चलती है, दैट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो है काम में ली थी। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन हालांकि थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे। सो फाइनली दिस इज अबाउट द कैटलॉगिंग करनी है। अब होता क्या है बेसिकली, तो प्रैक्टिकल बात करनी है हमको, क्योंकि थ्योरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल बात करनी है तो हमें कार्ड बनाना है। कार्ड एवरीबडी नोज कि कार्ड एक जैसा होगा, कार्ड की एक ही साइज होगी, एक ही स्टैंडर्ड होगा कार्ड का। तो हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। कार्ड से लेकर जो है मैं अपनी बात अभी शुरू करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके सामने कार्ड होना जरूरी है, और उस कार्ड को आप देखेंगे। सभी लोग जानते हैं कैटलॉग कार्ड की क्या साइज है ना, उसके अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर एक बार लेके चलते हैं, और उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, देन उसी से हम लोग आगे करेंगे। सो दैट इज नोन एज कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले आपको कार्ड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बताइए आप में से, मुझे पता है सभी लोग आंसर दे देंगे, तो कार्ड की साइज क्या होती है वो बताइए आप प्लीज। अश्मित रंजन ने सबसे पहले लिखा है 5x3 इंच लिखा है, और एस भंडारी ने लिखा है कि 12.5x7, तो ये आपका सेंटीमीटर है। तो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही है ना। तो आपने लिखा है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि होता क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 12.5x7 होगा, और आप इंच में लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, 5/3। एवरीबडी नोज, है ना। तो ये आपको पहले से आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड। मैं स्टैंडर्ड को आपको सामने लेके चल रहा हूँ, और एक फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, उस फॉर्मेट से हम लोग बात करें। तो दिस इज नोन एज कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट, सूचीकरण पत्रक प्रारूप। तो सूचीकरण जब हम बनाते हैं तो कार्ड एक ही होगा, कार्ड का फॉर्मेट एक ही होगा, उसके अंदर लाइंस भी एक जैसी होगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्ड्स बनाने होंगे आपको, कि जहां जैसे जरूरत होगी। क्योंकि अल्टीमेटली कई बार क्या हो, जैसे एक किताब का मैंने एक कार्ड बनाया, तो एक कार्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, या और भी अप्रोच बनती है ना। आपने टाइटल से कार्ड बनाया, यूजर हो सकता है ऑथर से ढूंढ ले, आपने ऑथर से कार्ड बनाया, यूजर हो सकता है सब्जेक्ट से ढूंढ ले उसको। तो एक किताब की मिनिमम 3-4 कार्ड तो बनती है। तो मैंने आपको एवरेज भी बताया था इससे पहले, जब मैंने आपको कैटलॉग कैबिनेट के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड एवरेज मैंने आपको बताया था कि एक किताब के अमूमन कितने कार्ड्स बनते हैं ऑन एन एवरेज, उसका भी एक स्टैंडर्ड नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, 6 आपने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है ना, सभी के आंसर हो रहे हैं 6।
सो आई थिंक इट्स बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऐसा आपको, सो दिस इज स्टैंडर्ड, दैट इज 6 कार्ड जो है हम लोग एक किताब के बनाते हैं, ये एवरेज है ना, और एवरेज का मतलब ये कि किसी किताब के 4 भी बन सकते हैं और किसी के 8 भी बन सकते हैं, तो जरूरत के साथ, लेकिन एवरेज का एक फिगर जो है दैट इज 6 कार्ड तो बनते हैं। तो आपका माइंडसेट रहना चाहिए कम से कम 4 या 5 कार्ड तो बनेंगी, जरूरत पड़ने पर ज्यादा भी बन सकते हैं। तो 4-5 कार्ड जो बनेंगे तो उसमें से एक कार्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन एंट्री, और उसके अलावा जितनी भी चीजें बनती है वो सब एडेड एंट्री कहलाएगी, है ना। तो जैसे एक किताब के अगर मान लीजिए 5 कार्ड बने तो मेन तो एक ही बनेगा, क्योंकि एक कोई प्रमुख कहते हैं, एक ही मेन है। तो किसी किताब के 5 कार्ड बन रहे हैं इसका मतलब 4 एडिशनल कार्ड बन रहे हैं, किसी किताब के 6 कार्ड बन रहे हैं इसका मतलब 5 एडिशनल कार्ड बन रहे हैं, किसी किताब के 8 कार्ड बनाए इसका मतलब 7 एडिशनल कार्ड बन रहे हैं। तो जो भी बन रहा है वो एडेड है, मेन केवल एक ही होगा, इसलिए उसको मेन एंट्री कहते हैं। और बाकी जितने भी बनेंगे, चाहे 3 बने, 4 बने, 8 बने, एक को छोड़कर बाकी सब जो है एडेड एंट्री कहलाएंगे। बिना मेन एंट्री के एडेड एंट्री नहीं बनेगी, मेन एंट्री ही प्रमुख होती है। बच्चों के प्रैक्टिकल में आता है ना, प्रैक्टिकल में से 16 नंबर का सवाल आता है कि हाँ आपको एक कार्ड बनाना है, तो 16 नंबर में से आप ये मान के चलेंगे 10 या 12 नंबर की खाली मेन एंट्री होती है, बाकी 3-4 नंबर का, ये 4 नंबर जो बचते हैं 12 में से 4, 16 में से 12 चले गए तो 4 नंबर बचते हैं, 4 नंबर का जो होता है वो आपकी एडेड एंट्री होती है। इसमें 3-4 कार्ड आपको बनाने होते हैं, लेकिन मेन एंट्री जो होती है सबसे प्रमुख होती है, और अगर मेन एंट्री आपने गलत कर दी तो एडेड एंट्री बट ऑब्वियसली बात है वैसे ही गलत होगी। इसलिए एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आपकी मेन एंट्री जो आपकी सही होनी चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मेट में आपको बता दो, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे, आपको हालांकि सभी इस फॉर्मेट को जानते हैं बहुत अच्छे से। फॉर्मेट के बारे में आपको बता दो, देखिए ये जो है 12.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सो दिस इज ये 12.5 सेंटीमीटर है आपका। ओके, और यहाँ से अगर ऊपर से लेकर नीचे तक की मैं बात करूंगा तो ये जो है आपका हाइट जो है आपकी ये कितनी है, तो ये लिखा हुआ 7.5, तो ये आपको 7.5 सेंटीमीटर है, या आप इसको क्या कहते हैं, इसको 3 इंच, अगर इंच में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दिस इज 3 इंच है आपका, और ये आपको 12.5 है यानी कि 12.5 है आपका, और अगर इंच की बात करें तो कितना है 5 है, तो 5/3 भी साइज सही है, और आपकी 12.5 बाई 7.5 भी साइज है। तो ये कार्ड का पहले डायमेंशन रेक्टेंगुलर कार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देन इस कार्ड के बाद कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपका साइज हो गया। अब साइज के बाद देखें यहाँ पर आप देखें तो ऐसे ही आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, है ना। तो ये कार्ड है आपका, कार्ड में आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए इसको पूरा ड्रॉ भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर विजिबल नहीं है तो आपको इस प्रकार से आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कार्ड, है ना, ऐसा एक कार्ड है रेक्टेंगुलर। ओके, इस कार्ड में सबसे पहले ये आपकी एक लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना, ये लिखा भी है आपका HORIZONTL, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से। तो यहाँ से जो लाइन है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर 3 लाइन छोड़ के होती है ना, 1 2 3, यानी कि ये यहाँ स्पेस कितना होता है, तो स्पेस कितना होता है 3 लाइन्स का, कितना स्पेस होता है 3 लाइनों उस पर, यानी कि आप कोई भी चीज लिखना चाहें तो आप 3 लाइन में लिख सकते हैं। और 3 लाइनें किस लिए होती है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपका क्लास नंबर आता है सबसे पहले, फिर इसके बाद आपका बुक नंबर आता है, और तीसरा आपका कलेक्शन नंबर है। लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप, पहले में क्या लिखेंगे, आप क्लास नंबर लिखेंगे, सेकंड में आप बुक नंबर लिखेंगे, और तीसरे में आप क्या लिखेंगे, आप कलेक्शन नंबर लिखेंगे। अगर ऐसे 3 लाइन्स जो है ऊपर छोटी भी होती है, इतना स्पेस होता है कि आप 3 चीजें आप लिख सकते हैं, क्लास नंबर लिख देंगे, बुक नंबर लिख देंगे, और आपके लिख देंगे कलेक्शन नंबर लिख देंगे। तो ये इतना स्पेस जो है आपके लिए छोटा होता है। तो ये बेसिकली ये एरिया कॉल नंबर के लिए होता है, तो यहाँ पर ये चीजें होती है। तो यहाँ 3 लाइन्स का स्पेस होता है, और ये 3 लाइन का स्पेस जो है यहाँ तक चलता है। तो ये आपको सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि इसका कितना स्पेस है, तो मैं आपको बता दिया कि 3 लाइन्स का स्पेस इतना होता है। ओके, तो ये जगह आपको मैंने बता दी, हॉरिजॉन्टल है फर्स्ट। ओके, सो दिस इज स्पेस। नेक्स्ट आपको देखें तो यहाँ पर लाइन्स देखेंगे आप, यहाँ फर्स्ट लाइन है आपकी, ओके, यहाँ आपकी सेकंड लाइन है। ओके, तो यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो 8 कैरेक्टर, ये जो दूरी है, दूरी कितनी होती है, 8 कैरेक्टर लिखने जितनी दूरी होती है, ठीक है। और ये जो दूरी होती है सेकंड, ये कितनी होती है, 4 कैरेक्टर, है ना, ये 4 अक्षर आ जाएं इतनी दूरी इसके बीच में होती है। तो ये पहली लाइन है दैट इज नोन एज फर्स्ट इंडेंट, ये सेकंड लाइन है दैट इज नोन एज सेकंड इंडेंट। ये आपको पता होना चाहिए, कार्ड के अंदर बहुत छोटी छोटी बारीकी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंडेंट जो है वो 8 कैरेक्टर लिखने जितनी जगह होनी चाहिए, सेकंड जो है आपका वो 4 कैरेक्टर लिखने जितनी जगह होनी चाहिए, 4 अक्षर आप लिख सकें इतनी जगह होती है, स्टैंडर्ड साइज है आपकी। फर्स्ट इंडेंट है, सेकंड इंडेंट, और तीसरा जो इंडेंट है आपका उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका जो है ऐसा डॉट डॉट करके आपको यहाँ पर होता है। ओके, तो ये आपका कितना है, 2 कैरेक्टर का, ये 2 कैरेक्टर का, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, THIRD, थर्ड इंडेंट है आपका।
और थर्ड इंडेंट जो है आपका, ये आपका जो है इमेजनरी है, ये कार्ड में बना हुआ नहीं होता है ना। क्या होता है, ये कार्ड में बना हुआ नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जब आवश्यकता होती है तब लिखेंगे। तो ये सबके यूज जब आएंगे, जब आप एक्चुअली कार्ड बनाएंगे तो आपको याद रखें। तो सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर कार्ड है, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 लाइंस छोड़कर या 3 कैरेक्टर जितनी जगह छोड़कर आपको जो एक लाइन बनानी होती है, ये बनी बनाई होती है, आप अपने स्केल से भी आप बना सकते हैं। देन उसके बाद 3 इंडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला 8 कैरेक्टर, दूसरा जो है 4 कैरेक्टर और तीसरा जो है 2 कैरेक्टर। लेकिन 2 कैरेक्टर वाला इंडेंट जो है वो बना हुआ नहीं होता है, वो डॉट डॉट लाइन से होता है, दिखा रखा है केवल आपको आवश्यकता होने पर आप कर सकते हैं। या कभी आपसे ऐसा कहा जाए जब आप कैटलॉगिंग करते हैं, आपको ये जानकारी आपको थर्ड इंडेंट से प्रारंभ करनी है, कभी आपसे कहा जाए ना कि ये फर्स्ट इंडेंट से लिखो या सेकंड इंडेंट से लिखो या थर्ड इंडेंट, तो थर्ड इंडेंट का मतलब ये है कि सेकंड इंडेंट जहां से शुरू हो रहा है वहां से भी 2 कैरेक्टर छोड़कर आपको जानकारी लिखनी है, तो आपका थर्ड इंडेंट हो जाएगा आपको, ना। थर्ड इंडेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए। दिस इज नोन एज द इमेजनरी इंडेंट कहलाता है। तो कार्ड का फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, चाहे सीसीसी काम में लें, चाहे आप एएसीआर काम में लें, आपको यही स्टैंडर्ड जो है आपको फॉलो करना होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्ड कोई सी भी पद्धति पढ़े, कार्ड दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं आपको किसी पद्धति से पहले आपको कार्ड पढ़ा हूं। देन फाइनली कार्ड के नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हॉल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच हॉल कहते हैं। ये पंच हॉल होता है, ये सभी कार्ड्स के अंदर होता है, क्योंकि जितने भी कार्ड, जैसे एक ड्रॉर है, तो ड्रॉर के अंदर क्या, तो आपने सारे कार्ड जमा लिए, अब वो कार्ड को यूजर उठाकर आगे पीछे नहीं रख दे, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं करे, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे कार्ड्स एक साथ रखे हुए और उसके नीचे एक हॉल करते हैं। तो ऐसा एक फर्नीचर आता है जिसके अंदर एक बाहर से एक स्क्रू जाता है, और स्क्रू जाके अंदर से क्या हो जाएगा, उसके अंदर टाइट हो जाएगा, तो टाइट कर देते हैं, उसको बंद हो जाता है। तो एक तरीके से कार्ड्स क्या हो गए, लॉक्ड हो गए। अब कार्ड लॉक्ड है, तो लॉक्ड के बाद आप ऐसा नहीं कि आपने 10-15 कार्ड उठा के बाहर निकाल लिए, देख कर वापस रख दिए, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो वो ऑर्डर बाहर आप लगे निकाल नहीं सकते उन कार्ड्स को, आपको ड्रॉर खोलनी होती है। वो कार्ड जो है आपको ऐसे करके ऊपर नीचे करके आपको आगे पीछे आप उसको देख सकते हैं। कार्ड ऐसे हैं, स्लांटेड फॉर्मेट में होते हैं, आप उनको देखेंगे तो आप ऐसे करके उनको आप ढूंढ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये व्यवस्था है इसके जरिए, ताकि आपका किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस वहां पर जो आप नहीं कर पाए। ओके जी हाँ, कोई कमेंट? जी कन्हैया लाल ने लिखा है इमेजनरी होता है, बिल्कुल इमेजनरी लाइन होती है सर। सेकंड इंडेंट में 3 लेटर का स्पेस पड़ा है मैंने, प्लीज कंफर्म। नहीं, 3 स्पेस नहीं है, आप देखिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर है सबसे पहले, देन उसके बाद 4 है और उसके बाद जो है आपके 2 है, तो ये यूनिफॉर्मिटी होती है। और यहाँ पर आप देखते हैं, हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछा था एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट और सेकंड इंडेंट के अंदर कितने कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने कैटलॉग कार्ड्स बनाए भी हैं, काम भी किया है, बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमें यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हमें इस प्रकार से ही जो है उसके अंदर काम करना होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कार्ड का फॉर्मेट बता दिया। अब नाउ इंपॉर्टेंट है, देखिए कार्ड का फॉर्मेट कोई सी भी स्कीम हो, आपके अंदर कार्ड एक जैसा ही रहेगा, कार्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है ना। चाहे आप सीसीसी करेंगे या आप एंग्लो अमेरिकन करेंगे, कुछ भी करेंगे आप, तो कार्ड एक जैसा रहेगा। देन एंट्रीज बनानी होती है आपको। अब प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको एंट्री बनाते हैं। एंट्री के अंदर मैं आपको बता दूं एंट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री के अंदर देखिए टाइप्स ऑफ एंट्री, यानी प्रविष्टियों के प्रकार है। 2 ही तरह की प्रविष्टियां बनेगी, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। जितने कार्ड्स बनते हैं उन कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एंट्री कहते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ एंट्री। एंट्री कहते हैं यानी प्रविष्टियों के प्रकार, आपको ये मैंने आपको बता दिया। ओके, सो 2 ही तरह की होगी, एक होगी क्या कहलाएगी आपकी, फर्स्ट आपकी दैट इज नोन एज मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री, और सेकंड क्या कहलाएगी आपकी एडेड एंट्री। तो जो पहला कार्ड बनेगा जो कि महत्वपूर्ण है, जो सारी सूचनाएं संग्रहित करके अंदर रखता है, दैट इज नोन एज द मेन एंट्री। अब ये डिपेंड करता है कई बार कि मेन एंट्री आप किस में बनाएंगे, यानी कि ऑथर में बनाएंगे, आप टाइटल में बनाएंगे, या आप सब्जेक्ट में बनाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो किताब के अंदर देखिए पहली जो अप्रोच होती है, जैसे नॉर्मली अगर मैं भी आपसे पूछूं तो आपकी पहली अप्रोच होती है किताब को ढूंढने की, आपकी दैट इज नोन एज ऑथर। क्योंकि एक पुस्तक की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऑथर के ऊपर होती है। किताब के अंदर जो भी जानकारी लिखी हुई है, बेसिकली उस किताब का ऑनर कौन है, तो ऑथर है। तो ऑथर का नाम सबसे पहले आता है, तो हम लोग ऑथर के नाम से ही एंट्रीज बनाते हैं। आमतौर पे ये पद्धतियों में हमें सिखाया गया है, चाहे हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात करें या हम लोग एंग्लो अमेरिकन की बात करेंगे, तो ऑथर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। और बट ऑब्वियसली बात है, ऑथर को महत्व मिलना भी चाहिए। आज मान लीजिए मेरी किताब है, तो मेरी किताब जो है मेरे नाम से पहचानी जाती है मार्केट में, किसी और ऑथर की किताब है तो उसके नाम से पहचानी जाती है। तो ऑथर का नाम दैट्स एन इंपॉर्टेंट, और हम लोग ऑथर की ही बात करते हैं। और हम बीइंग अ लाइब्रेरियन, हमें भी ऑथर को ही जो है प्रमोट करना चाहिए। आप फ्यूचर में भी अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आप लाइब्रेरी बनेंगे, तो आपके सामने जितना भी बच्चा आएगा आप उनसे ही कहेगा हाँ ऑथर का नाम याद रखें, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। तो ऑथर का नाम महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि ऑथर को हम एक तरीके से सम्मान भी देते हैं, क्योंकि जिसने किताब लिखी है,
जिसने इतनी मेहनत करी है, जिसने ज्ञान के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑथर के कंधों पर है। किताब के अंदर क्या सही है क्या गलत है, जो जानकारी ऑथर ने दी है। इसलिए ऑथर आपने देखा होगा किताब के पहले पन्ने पर लिखता भी है कि मेरी जानकारी में जो अमुक लिखता है उसके अंदर कि मेरी जानकारी के अंदर जितने भी तथ्य है वो मैंने आपको सही तरीके से पेश करने की कोशिश करी है, और अगर मान लीजिए इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है या कोई जानकारी जो है गलत है या कोई तथ्य, तो उसके लिए स्वयं मैं जिम्मेदार हूं। तो आप उस जानकारी के लिए या उस गलती के लिए आप मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि अगले संस्करणों में जो है उसका सुधार किया जाएगा। कौन ले रहा है जिम्मेदारी? ऑथर ले रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा यहां पर कहने का मतलब ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर है, तो लिखा था ना जैसे कार्ड बनाते थे, कार्ड में पहला सेक्शन जो है आईएसबीटी का भी मैंने पहला सेक्शन आपको पढ़ाया, आपको ध्यान होगा पिछली कुछ क्लासेस के अंदर मैंने आपको आईएसबीटी के 8 एलिमेंट्स पढ़ाए थे। तो पहला एलिमेंट बताया था मैंने आपको, दैट इज नोन एज टाइटल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पहला मतलब ही टाइटल है, तो टाइटल नहीं है, टाइटल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो टाइटल बनेगा कार्ड के अंदर, वो टाइटल बनेगा जिसके ऊपर सबसे अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? तो वो किसके ऊपर है? ऑथर के ऊपर है। छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑथर ही रेस्पॉन्सिबल है किताब के लिए, ग्रंथ की समस्त जिम्मेदारी ऑथर के पास है। हाँ, ये जिम्मेदारी बढ़ती है जब ऑथर एक से अधिक होता है। 2 ऑथर होंगे तो हम डिसाइड करते हैं कि 2 में से पहला ऑथर कौन सा है, सेकंड ऑथर कौन सा है। 2 से अधिक ऑथर है, 3 है, तब भी कोई बात नहीं, हम उसमें से एक प्रमुख ऑथर लिख के बाकी एंड ऑल करके हम लोग कर लेते हैं। 3 से ज्यादा ऑथर हैं तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि उस किताब को जो है अब ऑथर के नाम से नहीं ढूंढा जा सकता है, उस किताब को टाइटल के नाम से ढूंढा जाता है। जैसे होता है ना, जैसे एग्जाम्पल काव्य संग्रह होता है, तो बहुत सारे जो है पोइट्री लिखने वाले जो है, कविता लिखने वाले लोग मिलकर एक किताब पब्लिश करते हैं। तो उसमें एक ही व्यक्ति की कविता नहीं होती, उसमें सभी की, जैसे मेरी भी कविता है, दूसरे की, जैसे 40-50 लोगों का मिलकर एक काव्य संग्रह बना दिया, तो 50 ऑथर हो गए उस किताब के। तो अब 50 ऑथर हो गए तो उस किताब को उस ऑथर के नाम से नहीं ढूंढा जाएगा, उस किताब को ढूंढा जाएगा उस टाइटल के नाम से। तो ऐसी कंडीशन में जब मल्टीपल ऑथर होते हैं तो हम लोग किसमें, हम हेडिंग किसमें बनाएंगे या मेन एंट्री किसमें बनाएंगे? हम लोग टाइटल बनाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आएगी, अभी नियम आएंगे आपके सामने, तो इन्हीं नियमों को मैं बताऊंगा, और इन्हीं नियमों पर ही आधारित आपसे एग्जाम में है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे कैटलॉग, और यही कैटलॉग रूल्स है ना, जब पढ़ रहे ना एएससी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स पढ़ रहे हैं, सीसीसी पढ़ रहे हैं, नियम यही है कि आपको कब कहां कौन सी जानकारी लिखनी है। तो ये अगर बेसिकली आप इन जानकारियों को गहराई से आप समझेंगे, डीपली आप समझेंगे, और आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसा क्यों करते हैं, तो वो चीज अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहली बात दैट इज नोन एज मेन एंट्री, और उसके बाद दैट इज नोन एज एडिड एंट्री। तो जो जानकारी हमने मेन एंट्री में लिख दी उससे तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज नोन एज मेन एंट्री, और अन्य जानकारी जितनी भी बची उनसे क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे एडिड एंट्री बनाएंगे। तो मल्टीपल एंट्रीज बनेगी, और एडिड एंट्री अगर मान लीजिए ऑथर का जो पूरा एरिया है वो कवर हो गया आपका मेन एंट्री में, तो अब टाइटल बचा, सब्जेक्ट बचा, उसके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिड एंट्री बनाएंगे। कई बार कोलैबोरेटर है, इलस्ट्रेटर है, एडिटर है, ट्रांसलेटर्स हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सब की क्या बनेगी, आपकी एडिड एंट्री बनेगी। इनकी कभी भी मेन एंट्री नहीं बनेगी, है ना। तो मेन एंट्री तो किताब में आमतौर पे या तो टाइटल से बनती है या किससे बनती है, ऑथर से बनती है। इनके अलावा बाकी चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, तो टाइटल और ऑथर का कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर ऑथर ज्यादा है तो फिर हम टाइटल को ले लेते हैं, और नहीं है, कम है तो फिर वो ऑथर ही है, बट ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए हम लोग यहाँ करते हैं। तो मेन एंट्री में इससे ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए हमें, और जब हम कर लेंगे तो ये हम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो मल्टीपल ऑथर्स के केस में क्या होगा, सिंगल ऑथर के केस में क्या होगा, 2 ऑथर के केस में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, कब टाइटल बनाएंगे, ये सारे नियम अभी आने वाले आपके पास, हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पर इस स्टेज पे तो आपको ये मान के चलना है कि 2 तरह की एंट्री है, एक आपकी होगी मेन, और दूसरी जो भी जानकारी बचती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल एंट्री बनाएंगे। तो 2 तरह की हम लोग एंट्रीज बनाते हैं। यहाँ पर स्कीम्स भी है हमारे पास, एक हमारे पास एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, और एक हमारे पास सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की, और देन उसके बाद हम लोग करेंगे सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात करेंगे। एंग्लो अमेरिकन की बात पिछली क्लास के अंदर, या मैंने इससे पहले भी इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता चुका हूं, लेकिन फिलहाल वापस से एक बार बात करते हैं एंग्लो अमेरिकन की। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, इट इज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, AACR, और यही नियम है सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, और इसी पर आधारित जो है कैटलॉगिंग की जाती है। कैटलॉगिंग की पहली क्लास है, मैंने आपको यहाँ पर फंडामेंटल और बेसिक चीजें बताने की कोशिश करी है। हालांकि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की अपने आप में एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री आज जो हम काम में ले रहे हैं दैट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2R यानी सेकंड रिवाइज एडिशन। समय के साथ बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि AACR की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी। दैट इज कैटलॉगिंग रूल सबसे पहले देखिए 1908 से प्रारंभ है,
सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पर देखिए 1908 से, और 1908 क्यों है तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग से पहले 1903 में सीए कटर की मृत्यु होती है। सीए कटर ने 1876 के अंदर जो है सबसे पहले डिक्शनरी फॉर कैटलॉगिंग लिखा था। देन उसके बाद सीए कटर की मृत्यु 1903 में, उसके बाद भी 1904 में उसका 4th एडिशन जो है प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में चिंता बढ़ती गई और दैट इज ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और आपका LAUK यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम, दोनों ने मिलकर रूल्स लिखे और तैयार किए और सबसे पहले जो रिलीज किया। तो आज जो हम AACR पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कहां से है? कैटलॉगिंग रूल्स, ऑथर एंड द टाइटल एंट्रीज ऑफ 1908 इस नाम से जो है सबसे पहली बार प्रकाशित किए गए। तो दिस इज द फर्स्ट। देन उसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं, तो दैट इज 1949 के अंदर वापस से जो है रिवाइज किए गए और ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर द ऑथर एंड द टाइटल एंट्रीज करके इसको वापस रिवाइज किया गया 1949 के अंदर किया गया है ना। 1949 में ही जो है यहाँ पर सिर्फ ऑथर एंड टाइटल डिस्क्रिप्टिव नहीं था, केवल किसके लिए? ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज के बनाया था। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या बनाया था? रूल्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग इन LC। तो ये कब बनाया गया? 1949। तो ये 1949 के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रूल्स थे और एंग्लो अमेरिकन के रूल्स थे। दोनों रूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। 1949 के अंदर भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। देन फाइनली मैंने आपको बताया कि पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ 1961 के अंदर और वहां से जो है नए नियम बनना तैयार हुआ। तो नेक्स्ट हिस्ट्री आपकी कहां आती है? तो दैट इज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ द कैटलॉगिंग प्रिंसिपल हेल्ड इन द 1961। ये आपका हिस्टोरिकल पार्ट है। एंड फाइनली फर्स्ट एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग वाज पब्लिश इन द 1967। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कब पब्लिश हुए तो दैट वाज पब्लिश इन 1967। ये आपको याद रखना है। ओके, सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 1967। तो ये पहला सन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है यहां से कि दिस इज द फर्स्ट 1967। एंड देन उसके बाद वापस उसको रिवाइज किया गया। AACR वाज रिवाइज्ड इन द 1978 एंड नोन एज AACR2। तो 78 के अंदर आया AACR2। तो 67, 78। देन उसके बाद 1988, 98, देन उसके बाद 2002 और 2004 और 5 तक जो है इसको रिवाइज किया जाने लगा और बार बार इसके रिवीजन होते रहे। तो आज जो हम लोग काम लेते हैं दैट इज नोन एज AACR2R। AACR2 मतलब सेकंड एंड 2R दैट इज नोन एज सेकंड रिवाइज एडिशन। तो 2005 तक लगातार अपडेट होता रहा। 2005 के बाद उसको अपडेट करना जो है बंद कर दिया गया। तो दैट वाज द एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स और इन्हीं रूल्स को हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में रहता है, हमारे सिलेबस में रहता है, इसको हम काम में लेते हैं। जो किताब जो हम लोग काम में लेते हैं दैट वाज पब्लिश 1998 है, उसी का रिवाइज एडिशन को हम काम लेते हैं और कुछ और लोगों ने भी काम किया, जैसे कि संक्षिप्त इसका एक संस्करण भी है जो हम काम में लेते हैं। सो संक्षिप्त संस्करण कौन सा है तो आप देखेंगे। सो दिस इज एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन 1998। तो एक व्यक्ति ने काम किया एंड दैट इज नोन एज कंसाइज एडिशन कहते हैं इसको। द कंसाइज का मतलब है संक्षिप्त। तो द कंसाइज AACR2 इज ए सिंप्लीफाइड कंसाइज वर्जन प्रिपेयर्ड बाय माइकल गॉर्मन। ये आपको नाम याद रखना है, ये सवाल पूछा था कि AACR2R का कंसाइज एडिशन किसने तैयार किया? तो माइकल गॉर्मन ने तैयार किया एंड दैट वाज वन ऑफ द एडिटर ऑफ द AACR2 एंड इट वाज पब्लिश इन 1981, 1989, 99 और 2004। ये भी कंसाइज एडिशन भी बार बार रिवाइज होता गया। आज की डेट में आपको AACR जो है वो आपको ऑनलाइन वर्जन उसका अवेलेबल है। AACR का 2 ऑनलाइन वर्जन इसके अवेलेबल है। दोनों ऑनलाइन वर्जन आप बता सकते हैं मुझे कि AACR के ऑनलाइन वर्जन किस नाम से हैं और कौन इनको सपोर्ट करता है, बता सकते हैं आप? सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के 2 ऑनलाइन वर्जन है। AACR के 2 ऑनलाइन वर्जन है। वर्जन का नाम बताइए। RDA के भी नाम है, मैंने आपको बताया था RDA टूल किट है ना। ऑनलाइन वर्जन का नाम क्या है? एक का नाम है RDA टूल किट और एक आपका कैटलॉगर्स डेस्कटॉप। एक RDA टूल किट है और एक आपका कैटलॉगर्स डेस्कटॉप है। आपको ये पता होना चाहिए कि RDA टूल किट कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। वेरी गुड। और कैटलॉगर्स डेस्कटॉप ये आपको पता होना चाहिए। कैटलॉगर डेस्कटॉप में आपको बता दो, कैटलॉगर डेस्कटॉप जो है वो आपका LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है इसको सपोर्ट करता है। लेकिन RDA टूल किट कौन कौन सपोर्ट करता है? सिर्फ अंतिम प्रश्न मेरा बताइए। RDA टूल किट LC हो गया आपका, ALA एंड SILIP
बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये चीजें आपको जानकारी इसकी रहनी चाहिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट और ये समय के साथ महत्वपूर्ण भी है आपके लिए कि हम लोग ऐसे काम करते हैं। ओके, सो दिस इज आई थिंक इट्स ओवर। और यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कैटलॉगिंग क्या है, हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, कार्ड कैसे बनाएंगे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। नाउ एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में क्या क्या चीजें हैं, कितनी एंट्रीज बनती है और कैसे आपको एंट्री बनानी है प्रैक्टिकली जो है, हम लोग कल इसका फर्स्ट वर्जन जो है फर्स्ट क्लास करेंगे, जहां पर मैं आपको एक किताब के बारे में जानकारी दूंगा और उस किताब से संबंधित हमें कैसे कार्ड बनाना है। छोटे छोटे नियम आएंगे उसके अंदर, उन नियमों के आधार पर ही जो है आपको कार्ड्स बनाने। तो हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है उसको क्लास जरूर देखें। इस वीडियो को नहीं देखा शुरू से, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो दिस इज अबाउट द कैटलॉगिंग, प्रैक्टिकल है और बहुत जल्दी जो है दिस इज द मार्च, ये महीना है और टिल मार्च एंड जो है हम लोग कंप्लीटली कैटलॉगिंग और राजस्थान के अकॉर्डिंग जो सिलेबस उसको जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बी पैशनेट, रेगुलर आप पढ़ाई करें, स्टडी करें, मोटिवेटेड रहें। ओके, और जो लोग भी ऑफलाइन बैच के लिए सोचते हैं या उनको करना है, तो जयपुर या जयपुर के नियर बाय जो है वो जयपुर में आके जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो एक ही बैच होगा, दैट विल बी एन एक्सक्लूसिव बैच होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो, अगर उसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आपको टेक्निकल टीम के नंबर दे रखे हैं, वहां से आप बात कर सकते हैं। टारगेट अभी प्लेटफॉर्म पर ही एक्सक्लूसिव बैच जो है आपको ऑफलाइन वहां पर आपको मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया और बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे नई क्लास में। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।